हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी सीरीज जो स्टार्ट की है हमने। इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और प्लीज उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस जो भी रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, जो टॉपिक मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। और ये किसी भी पीसीएस एग्जाम्स या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, ताकि आप एक बहुत जल्दी जो है आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये रिकॉर्डिंग कैसी लगी है। और इसके अंदर आप किसी और चैप्टर का अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर का रिव्यू है मैं आपके अकॉर्डिंगली बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और आई होप कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे विद्वानों में जो है ये धारणा थी कि वैदिक सभ्यता जो है वो भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। लेकिन कहते हैं कि 1921 से लेकर 22वीं ईसा पूर्व में यह जो हमारी धारणा थी, ये जो हमारा भ्रमण था, ये हमारा टूट गया था, जब दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों जो थे, जिनमें नाम था राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। और उसके बाद में सिंधु व इसकी बहुत सारी सहायक नदियों के किनारे अनेक सिंधुकालीन स्थलों का भी पता लगा था। इस पूरी सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और कहते हैं कि इसका जो मुख्य स्थल था वो था हड़प्पा के नाम पे, इसीलिए हम इसको हड़प्पा की संस्कृति भी कहा जाता है। और इस सभ्यता का जो काल था वो हमारे इतिहास का बताते हैं कि 250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका माना जाता है। और 2500 से 2300 ईसा पूर्व के अंदर जो है सभ्यता अपनी बहुत ही पराकाष्ठा के ऊपर थी। और कहते हैं यह सभ्यता न केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित थी, बल्कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों तथा भारत के पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व दक्षिण राज्यों में विस्तृत थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहदड़ो पाकिस्तान के तथा बनावली, लोथल, कालीबंगा भारत में सैंधव सभ्यता के प्रमुख इसके अंदर नगर थे। और कहते हैं इस सभ्यता के 250 स्थलों की अभी तक जो है खोज की जा चुकी है। अगर हम इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो यह, जैसे हम सबको पता है कि ये जो नगर था ये अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था। और सैंधव नगर जो था वो पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत ये बनाए जाते थे, जिनमें समकोण काटने वाली सड़कें होती थी। और नगर के अंदर जो थे ये बहुत ही साफ सुथरे और गंदे जल के निकास के लिए, या जिसे हम कहते हैं कि सिवरेज के लिए, जो है सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां उस टाइम पे बनाई जाती थी। नगरों में अनेक जो है सार्वजनिक महत्व के जितने जो पब्लिक प्लेसेस जैसे हम कह सकते हैं, उन भवनों का निर्माण किया गया था, जिनमें हड़प्पा के विशाल अन्नागार तथा मोहनजोदड़ो का बृहद जो स्नानघर था वो बहुत ही प्रमुख है, जिनपे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह स्नानघर सार्वजनिक उपयोग का रहा होगा, जहाँ पे धार्मिक उत्सवों पर भी सभी लोग नहाया करते थे। अगर हम यहाँ के सैंधववासियों के समाज के वर्ग की बात करते हैं तो ये समाज जो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पी तथा श्रमिकों में बटा हुआ था। और इनका जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार था। मातृसत्तात्मक जहाँ पे माता की चलती है, जैसे अभी हमारा पितृसत्तात्मक है, तो उस वक्त जो है वो मातृसत्तात्मक जो आपका परिवार था। और ये लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे तथा अनेक प्रकार के पशुओं को ये लोग पालते थे, जिनका उपयोग मांस व कृषि में किया जाता था तथा कुछ पशुओं का धार्मिक महत्व भी उस वक्त काफी किया जाता था। कहते हैं मातृ देवी जो है, अगर इनके धर्म की बात करते हैं तो मातृ देवी उनकी प्रमुख देवी थी, जिनकी अनेक मंड मूर्तियां भी जो है हमें देखने को मिली हैं। इसके अतिरिक्त पशुपति शिव जो थे उनके प्रमुख देवता रहे थे। और अनेक पशुओं, पक्षियों, जल, वृक्ष, नाग आदि की ये लोग जो है सैंधव जन पूजा करते थे। पशुओं के अंदर ये अधिकतर कुबड़ वाली जो बैल थी उनके अंदर काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे। और सैंधव जन के बारे में कहा जाता है कि ये लिंग व योनि की पूजा भी ये लोग करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे लिंक हमें छल्ले प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि ये लोग थोड़े से अंधविश्वासी थे और ताबीज वगैरह का प्रयोग जो है इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। और इनके धर्म में हिंदू धर्म की बहुत सारी जो है भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि कहते हैं ये हिंदू धर्म को जो है उसको बहुत ज्यादा ये लोग मानते थे। अगर हम इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उनका जो ऑक्यूपेशन जो था, उसका बेस जो था वो था आपकी कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार था। और कहते हैं इनका व्यापार भारत के बहुत सारे भागों में जो है, इवन विदेशों तक में भी जो है ये लोग अपना व्यापार करते थे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख नाम जो है वो है आपका मेसोपोटामिया। यहाँ से प्राप्त जो है सैंधव मोहरे तथा उनकी व्यापारिक संदर्भों की भी पुष्टि की गई है। इसके अलावा ये लोग ईरान, बदखा, अफगानिस्तान से भी जो है व्यापार करते थे। और कहते हैं कि ये व्यापार
स्थल व जल दोनों मार्गों से ये लोग करते थे। लोथल से प्राप्त गोदी के जो अवशेष हैं या मोहरे हैं उन पे अंकित जहाज के चिन्ह बताते हैं कि ये लोग समुद्री व्यापार भी लोग करते थे। अगर हम इनको युगीन की बात कर रहे हैं, कौन से कांस्य युगीन, तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती थी, क्योंकि इसमें लोग कांसे, तांबे, सोने और चांदी का उपयोग करते थे। क्या ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके अभी 2019 या 20 में ही आया था, जिसमें था उसमें लोहे का प्रयोग भी करते थे। तो देखिए इसमें लोहे का नाम नहीं है, इसमें कांसे, तांबे, सोने और चांदी के उपयोग के बारे में बताया गया है। और उत्खनन में कांसे व तांबे के विभिन्न हथियार, आभूषण व इसके अंदर पात्र भी हमें मिले हैं। चांदी संभवतः जो है ये ईरान और अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से तथा तांबा जो था वो खेतड़ी के खानों से यहाँ पे मंगवाया जाता था। और कहते हैं यहाँ के लोग तांबे को गलाने की विधि भी जानते थे, किंतु लोहे को ये लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। देखिए मैंने कहा था ना, ये लाइन आपकी भी रिसेंटली 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आई हुई है। अगर हम उत्खनन की बात करते हैं तो ये बहुत सारे मणमूर्तियों के अतिरिक्त योगासीन पुरुष की एवं नर्तकी की मूर्ति विशेष यहाँ पे उल्लेखनीय है। और मण्ड मूर्तियां मातृ देवी की हैं, जिन्हें अर्धनग्न अवस्था में दिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त सैंधव लोग जो थे ये मंत्रभांड कला से भी काफी जानते थे, और कहते हैं इन्होंने लाल रंग से पोतकर जो है चित्रित मृदभांड कला को काफी इन्होंने विकसित किया था। ये बर्तनों को चाक व हाथ दोनों से बनाते थे और उसके बाद में जो है उनको भट्टी से पकाकर जो है उनको इस्तेमाल किया करते थे। इनकी अगर हम मोहरों की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि काफी व्यापार वगैरह करते थे, तो लेन देन जो था इनका मोहरों से होता था। और इस प्रकार इनकी जो मोहरें थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती हैं। इनके अंदर स्त्री पुरुषों के अतिरिक्त पशुपतियों के चित्र भी जो है उसके ऊपर अंकित होते थे, जिनमें पशुपति शिव, कुबड़ वाले बैल जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख थे। और ये मोहरे जो थी वो सिंधु सभ्यता के इतिहास को जानने में हमें बहुत हेल्प की है। और अंत में अगर कहा जाए तो 1750 ईसा पूर्व के आसपास जो तथ्य है ये सभ्यता का अंत हो गया था। और इस सभ्यता की जो सबसे ज्यादा छाप जो हमें मिलती है वो भारतीय संस्कृति पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये इनके अंदर जो मोहरे थी उनमें मूर्तियों को ढोल बजाकर नाचते हुए जो है स्त्री पुरुषों को दिखाया जाता था। और ये जो नाच था वो संभवतः देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था। तथा कुल मिलाकर अगर हम कहा जाए तो सैंधव धर्म जो था वो हिंदू धर्म व मान्यताओं का प्रेरणा सूत्र था। और सैंधव जो कालीन जो लोग थे उनकी हम स्थापत्य कला की हम बात करते हैं, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व अन्य नगरों की खुदाई से हमें ये चीज देखने को मिली है कि उस वक्त भवन में नगर निर्माण जो थे उनकी उन्नत स्थापत्य कला का प्रमाण है। ये लोग पक्की ईंटों, प्लास्टर, चूना आदि का प्रयोग करते थे। और पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए या अपने भवन बनाने के लिए जो है सार्वजनिक महत्व के भवन जैसे जो मैंने अभी कहा अन्नागार व आदि का प्रयोग करते थे। और नगरों में गढ़ी के अवशेष भी मिलते हैं। कहते हैं कि मकानों से पानी गांधी की आदि की निकास हेतु भी जिन्होंने नालियां बनाई थी। तो ये थी इनके थोड़ा सा इनके बारे में। तो आज ये टॉपिक इसको खत्म करते हैं हम। थैंक यू।